Hello students. Today we'll do our second chapter, The End of Bipolarity, दो ध्रुवीयता का अंत of our first book. प्रीवियस चैप्टर कोल्ड वॉर एरा में हमने क्या पढ़ा था कि टू सुपर पावर्स थी यूएसए एंड यूएसएसआर, जिनके बीच में आइडियोलॉजीज़ की लड़ाई थी, विचारधाराओं की लड़ाई थी, जिसको शीत युद्ध कहा गया था। और वो कौन सी आइडियोलॉजीज़ थी? अमेरिका यूएसए किसको फॉलो करता था? कैपिटलिज्म को। यूएसएसआर किसको फॉलो करता था? कम्युनिज्म को, साम्यवाद को। और पूरा वर्ल्ड जो था इन दोनों सुपर पावर्स के बीच में बढ़ता जा रहा था। टू पोलर्स में, दो ध्रुवों में पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज थी जो वो इनके बीच में मिलती जा रही थी। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? दो ध्रुवीयता का अंत। इस ये जो बाइपोलैरिटी थी, इसको ये कैसे अंत हो गया था? यूएसएसआर जो था वो डिसइंटीग्रेट हो गया था और इसका अंत हो गया था। तो इस चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे बर्लिन वॉल से। जो बर्लिन की दीवार थी वो 1961 में बनाई गई थी। बर्लिन जो था वो जर्मनी की राजधानी है। और जर्मनी जो था वो किसको फॉलो करता था? सोवियत संघ के साथ था, वो कम्युनिज्म को फॉलो करता था। लेकिन बर्लिन के भी दो हिस्से हो गए थे। किस तरह से? जो ईस्ट बर्लिन था वो कम्युनिज्म को फॉलो करता था, जो वेस्ट बर्लिन था वो कैपिटलिज्म को फॉलो करता था। जो पश्चिमी बर्लिन था वो पूंजीवाद को फॉलो करता था, जो पूर्वी बर्लिन था वो साम्यवाद को फॉलो करता था। तो इस वजह से बर्लिन में जो क्या था, 1961 में एक दीवार बना दी गई थी जो इसको सेपरेट करने के लिए, किसको? ईस्ट बर्लिन को वेस्ट बर्लिन से, पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करने के लिए वहाँ पर एक दीवार बना दी गई थी। और ये जो दीवार थी, दिस वॉज मोर देन 150 किलोमीटर्स लॉन्ग। ये दीवार करीब 150 किलोमीटर से लंबी थी और करीब 28 ईयर्स तक ये खड़ी रही। 28 वर्षों तक ये रही। नवंबर 9 को 1989 में इस दीवार को तोड़ दिया गया इनके लोगों के द्वारा ही, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे अब इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते थे, जर्मनी का वो एकीकरण करना चाहते थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमने पहले भी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका और यूएसएसआर जो थे वो क्या थे? सुपर पावर्स थी। तो यूएसएसआर तो हम पढ़ेंगे कि जो यूएसएसआर था, सोवियत प्रणाली थी, सोवियत सिस्टम था, वो किस तरह का था उस टाइम पर। द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर came into being after the socialist revolution in Russia in 1970s, जो किससे इंस्पायर था? That was inspired by the ideas of socialism। और जो किसको अपोज करता था? That was opposed capitalism। सोवियत संघ जो था वो कब बना था? 1917 में, रूसी क्रांति के बाद। जो रूसी क्रांति जो थी वो साम्यवाद से प्रेरित थी और पूंजीवाद के विरोध में हुई थी। तो जो सोवियत सिस्टम था उसका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था? जो सारी उसकी पॉलिटिक्स थी, दैट वाज सेंटर्ड अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी, नो अदर पॉलिटिकल पार्टी और ऑपोजिशन अलाउड। और जो इकोनॉमी थी, दैट वाज कंट्रोल्ड एंड प्लान्ड बाय द स्टेट। तो जो वहाँ की राजनीति थी वो क्या थी? साम्यवादी पार्टी के, वहाँ पर एक ही पार्टी थी, साम्यवादी पार्टी थी, और उसकी कोई विरोधी पार्टी या कोई और पार्टी वहाँ पर अलाउड नहीं थी। तो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ अंडर यूएसएसआर, मतलब जो ईस्ट यूरोपियन कुछ ऐसी कंट्रीज़ थी जो यूएसएसआर के अंडर आ गई थी, क्योंकि यूएसएसआर ने उनको आज़ाद करवाया था। वो कुछ कंट्रीज़ ऐसी थी जो कॉलोनीज़ थी किसी और कंट्रीज़ की। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देशों को सोवियत संघ के साथ लाया गया। तो यूएसएसआर जो था वो सेकेंड वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता था, दूसरी दुनिया के नाम से भी। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड हम अमेरिका को कहते थे, यूएसए को, और सेकेंड वर्ल्ड जो क्या था? यूएसएसआर था। तो ये ऑल्सो केम एज सुपर पावर, और ये एक सुपर पावर की तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमारे सामने आया। इसकी जो इकॉनमी थी वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थी, अर्थव्यवस्था जो थी वो विकसित थी। और इसकी क्या चीज़ें थी? इट हैड कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क, संचार प्रणाली जो थी इसकी बहुत उन्नत थी। इसके पास एनर्जी रिसोर्सेज थे, पेट्रोलियम, गैस, ये ऐसे कुछ एनर्जी रिसोर्सेज थे, ऊर्जा संसाधन थे, जिसकी वजह से ये इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री जो थी, घरेलू उपभोक्ता उद्योग तो था वो बहुत मजबूत था। वहाँ पर एक सुई से लेके, एक पेन से लेकर कार तक, हर चीज़ उसी कंट्री में, यूएसएसआर में ही, उन्हीं कंट्रीज़ में ही बनाई जाती थी।
भले उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, भले ही उनकी क्वालिटी वेस्टर्न कंट्रीज़ जो यूएसए के साथ कंट्रीज़ थी, यूएसए था, उनके मुकाबले थोड़ी कम थी, लेकिन बाकी वर्ल्ड के मुकाबले उनकी क्वालिटी जो थी वो वेरी गुड थी, वो बहुत अच्छी थी। और वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ था, इंश्योर द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब लोगों का एक न्यूनतम जीवन स्तर जो था वो पक्का किया हुआ था कि उनको कम से कम वो सहूलतें ज़रूर मिलेंगी। नो अनएम्प्लॉयमेंट, वहाँ पर कोई बेरोज़गारी नहीं थी, सारे लोग जो क्या थे किसी न किसी तरह से एम्प्लॉयड थे। अब सोवियत सिस्टम क्या था, धीरे धीरे करके क्या हुआ, अच्छा तो था, बहुत कुछ अच्छा था, पर स्लोली क्या होना शुरू हो गया वहाँ पर, सोवियत सिस्टम बिकेम वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन। सोवियत प्रणाली जो थी वो नौकरशाही और सत्ताधारी होती गई, मतलब नौकरशाही का शिकंजा कसता गया और सत्ताधारी होती गई। वहाँ के जो लोग थे, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, वो अपनी मनमानी करने लगे थे। तो ये जो और इसमें क्या हुआ था, इट वॉज क्रिएटेड बाय 15 रिपब्लिक्स, 15 गणराज्यों के द्वारा यूएसएसआर मिलकर बनाया गया था, लेकिन इट वॉज डोमिनेटेड बाय रशिया ओनली। रूस का जो प्रभुत्व था वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा था, रशिया ही, रूस ही जो था इसको क्या करता था, कंट्रोल करता था। और इसके बाद हम पढ़ेंगे गोर्बाचेव एंड डिसइंटीग्रेशन, गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि 1985 में क्या हुआ, जो गोर्बाचेव थे ही बिकेम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वहाँ पर उस 1985 में उसके महासचिव बने। तो उन्होंने क्या किया था, ही ट्राई टू रिफॉर्म, उन्होंने मतलब सुधारों की कोशिश की थी। वो चाहते थे कि वहाँ पर जो इतना अथॉरिटेटिव हो चुका था सिस्टम वहाँ का, उन्होंने उसको क्या किया, डेमोक्रेसी में चेंज करने की कोशिश की, लोगों को काफ़ी आज़ादी दे दी। बट जो वो प्रोसेस थी दैट वाज वेरी स्लो, वो बहुत धीमी गति से हो रहा था। अब क्या था, अब इसके बाद क्या हुआ, उनकी इन नीतियों की वजह से उनका तख्ता पलट हुआ। अ कूप टुक प्लेस इन 1991 अगेंस्ट गोर्बाचेव, उनके खिलाफ क्या हुआ, उनका तख्ता पलट किया गया। पर जो लोग थे, अब वो उनको क्या थी, डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की आदत हो चुकी थी। पीपल डिड नॉट वांट द ओल्ड सिस्टम रूल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, अब जो लोग थे वो जो साम्यवादी पार्टी थी उसका पुराना सिस्टम नहीं चाहते थे। तो बोरिस येल्सिन नाम के एक व्यक्ति थे, वो नायक के तौर पर उभरे। बोरिस येल्सिन एमर्ज्ड एज अ नेशनल हीरो इन अपोजिंग द कूप, वो जो तख्ता पलट हुआ था उसके विरुद्ध थे और लोगों के फेवरेट वो जो थे हो गए थे। तो अब इसके साथ क्या हुआ, जो पावर थी दैट बिगेन टू शिफ्ट फ्रॉम सेंटर टू रिपब्लिक्स, अब सत्ता धीरे धीरे गणराज्यों की तरफ खिसकने लगी थी। जो किसके अंडर थी, सारी की सारी सत्ता मैंने अभी आपको पीछे बताया था, रूस के अंडर थी, वो धीरे धीरे करके क्या थी, रिपब्लिक्स के अंडर, क्योंकि जो बाकी गणराज्य थे वो भी क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि उनके पास भी सत्ता उनके हाथ में भी हो, तो वो जो पावर्स थी वो उनकी तरफ शिफ्ट होने लगी। इन दिसंबर 1991 में क्या हुआ, अंडर द लीडरशिप ऑफ येल्सिन, रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस डिक्लेयर्ड सोवियत यूनियन डिसबैंडेड। तो दिसंबर 1991 में जेल्सिन के नेतृत्व में 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस जो थे वो आए और सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा इन्होंने कर दी। अब क्या था, वाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, हम अब इसमें पढ़ेंगे सोवियत संघ का विघटन क्या हुआ, इतनी बड़ी पावर थी उसमें ऐसे क्या चीज़ आई जिस वजह से जो था इसका डिसइंटीग्रेट हो गया। नंबर 1 था ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही आई थी, ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ा था कि ब्यूरोक्रेटिक हो गई थी सत्ता पूरी, और आर्म रेस थी, अब उस हथियारों की होड़ थी। अब कोल्ड वॉर के टाइम पर क्या था, दोनों जो सुपर पावर्स थी वो क्या चाहती थी, दिखाना चाहती थी कि कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इस वजह से आर्म रेस उस टाइम पर चल रही थी, बहुत बड़े बड़े हथियार बनाने शुरू कर दिए थे, न्यूक्लियर वेपन्स बनने शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था का बहुत सारा हिस्सा, पैसा जो था वो इन चीज़ों के ऊपर लगाया जाता था। तो इस वजह से क्या हुआ, दिस लेड टू वीक इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था इसकी वजह से कमज़ोर होनी शुरू हो गई। और इसके बाद क्या हुआ, और चीज़ों की प्रोडक्टिविटी क्या थी, टेक्नोलॉजी क्या थी, वो पीछे होने की, फेल बिहाइंड द वेस्ट, मतलब जो कमी थी इन चीज़ों की, तकनीक की, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी आने लगी और इनकी क्वालिटी भी जो थी वो कम हो गई। और इन चीज़ों को क्या हुआ, शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स था, मतलब लोगों के लिए जो चीज़ें थी उनकी भी कमी आने लगी, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करना शुरू हो गई वो चीज़ें, मतलब बाहर से आयात करना शुरू कर दिया इन कंट्रीज़ ने। तो इन वजह से क्या हुआ,
ये सारी चीज़ें थी चेंजेस बाय गोरबाचेव थे। गोरबाचेव के द्वारा जो बदलाव आए थे ये भी कुछ कारण थे जो सोवियत संघ का विघटन हुआ, क्योंकि फिर तख्ता पलट हुआ। बोरिस येल्सिन वहाँ पर नायक के तौर पर उभरे थे, हमने पीछे पढ़ा था। और उन्होंने क्या किया था, फिर उन्होंने उस चीज़ को, वो उसके लीडर बन चुके थे और उन्होंने क्या किया था, मिलकर रशिया, यूक्रेन और बेलारूस ने डिक्लेयर कर दिया था कि सोवियत संघ जो है वो अब ख़त्म हो चुका है, उसका एंड हो चुका है। अब इसके परिणाम क्या निकले, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, क्या इसके परिणाम क्या निकले। इसकी वजह से क्या हो, जब यूएसएसआर ख़त्म हो गया तो एंड ऑफ कोल्ड वॉर भी हो गया, नेचुरली होना ही था, शीत युद्ध का अंत हो गया। सेकेंड वर्ल्ड ख़त्म हो गया, दूसरी दुनिया जो थी मतलब वो एक तरह से उसका अंत हो गया था। कैपिटलिस्टिक सिस्टम जो था वो दैट वन वो जीत चुका था, पूंजीवादी प्रणाली जीत गई थी। आर्म रेस थी वो जो स्टॉप हो गई थी, हथियारों की होड़ ख़त्म हो चुकी थी। अमेरिका सुपर पावर के रूप में हमारे सामने, महाशक्ति के रूप में हमारे सामने आया। अब इसके बाद क्या था, शॉक थेरेपी। अब हम पढ़ेंगे शॉक थेरेपी थी जो कम्युनिस्ट गणराज्य थे, कम्युनिस्ट रिपब्लिक्स थे जो, अब क्या थे वहाँ पर पूंजीवाद आ गया, कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म, साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ मूव होना शुरू हो गए। तो ये मॉडल जो शॉक थेरेपी मॉडल था, दैट वाज हेल्प्ड एंड सजेस्टेड बाय वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के द्वारा ये सजेस्ट किया गया था। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा इसको सजेस्ट किया गया था। इसको हेल्प भी की गई थी, फाइनेंशियल हेल्प भी की गई थी इन कंट्रीज़ को, किस में, कैपिटलिस्टिक पूंजीवादी कंट्रियों में बदलने के लिए। तो ये शॉक थेरेपी, जो शॉक थेरेपी का मीनिंग क्या होता है, शॉक मतलब होता है सडन, मतलब एक झटका देना है ना, मतलब एक आघात पहुंचाकर उपचार करना, शॉक भी दे देना और उसको हेल्प भी करना, ठीक है, थेरेपी भी देना। तो सडन चेंज आया, दैट वाज कंसीडर्ड एज शॉक, और उसको हेल्प की गई, दैट वाज कंसीडर्ड एज हेल्प, ठीक है। तो वो मतलब शॉक भी दिया गया, आघात दे दिया गया, अचानक से सारा कुछ वहाँ का था जो सिस्टम था वो उसको चेंज अचानक से लेके आ गया। करीब 90% इंडस्ट्रीज़ जो थी वो क्या थी, उनमें बदलाव लेके आया गया। कैसे, फार्मिंग सिस्टम जो था, सबसे पहले फार्मिंग सिस्टम जो था कम्युनिज्म के टाइम पे क्या थी, सामूहिक कलेक्टिव खेती होती थी, और अब क्या हो गया, प्राइवेट में चेंज कर दिया गया, निजी खेती के में चेंज कर दिया गया। और जो ट्रेड पॉलिसीज थी, अब क्या हो गया, फ्री ट्रेड सिस्टम, मुक्त व्यापार प्रणाली अपना ली गई थी अमंग अदर कंट्रीज़, मतलब दूसरी कंट्रीज़ के साथ अब क्या था, फ्री ट्रेड सिस्टम इन्होंने अपना लिया था। अब इस शॉक थेरेपी के रिजल्ट्स क्या निकले थे, शॉक थेरेपी के परिणाम क्या निकले। 90% ऑफ इंडस्ट्रीज़ जो थी वो प्राइवेट सेक्टर को बेच दी गई, निजी क्षेत्र को सस्ते दामों में और बहुत चीप रेट्स पर इनको बेच दिया गया। और इसको हिस्ट्री की बिगेस्ट गैराज सेल के नाम से भी जाना जाता है, मतलब इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल, क्योंकि ये बहुत सस्ते में लोगों को प्राइवेट सेक्टर को बेच दी गए थे। जो सरकार के पास थे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी वो सारी की सारी अराउंड 90% ऑफ इंडस्ट्रीज़ को बेच दिया गया था। तो इस वजह से और क्या हुआ, ब्लैक मार्केट सामने आई, काला बाजारी सामने आई, और क्या हुआ, डिक्लाइन इन रूबल, जो रशिया की रूबल थी उसमें क्या हुआ, गिरावट आ गई थी, रशिया की करेंसी जो थी रूबल उसमें गिरावट आ गई। और क्या हुआ, गैप इन रिच एंड पुअर, जो अमीर गरीब थे उसके बीच में और गैप बढ़ गया। और पॉलिटिकल सिस्टम कैसा हो गया था वहाँ का, ऑल दी पावर्स, एकदम से जब चेंजेस आए तो पॉलिटिकल सिस्टम में भी चेंज लेके आया गया। तो वहाँ पर क्या था, संविधान जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन था बड़ी जल्दी जल्दी में बनाया गया, जिसमें क्या किया गया, ऑल दी पावर्स वर गिवन टू प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति को सारी शक्तियाँ सौंप दी गई। जिस वजह से क्या हुआ, कुछ वहाँ की कंट्री से जैसे तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान थे, उनके प्रेसिडेंट्स जो थे वो क्या हो गए, अथॉरिटेटिव हो गए, मतलब सत्ताधारी हो गए, उन्होंने सारी सत्ता अपने कंट्रोल में कर ली थी। तो इतनी इन सब चीज़ों के बावजूद करीब 10 सालों के बाद ये जो रिपब्लिक्स थे इन्होंने फिर से क्या किया, रीग्रोथ शुरू कर दी। आफ्टर 10 ईयर दीज रिपब्लिक्स कैच द ग्रोथ अगेन बिकॉज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब इन्होंने फिर से क्या था, विकास करना शुरू कर दिया। उसका कारण क्या था कि इनके पास कुदरती संसाधन थे जो हमने पीछे भी पढ़ा था, उनको एक्सपोर्ट करके इन्होंने निर्यात शुरू कर दिया, जिस वजह से ये इकॉनमी फिर से स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो गई थी। तो अब इसके बाद है क्या हुआ, इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़। अब जो इंडिया है इसके रिलेशंस पूर्व साम्यवादी देशों के साथ कैसे थे, भारत के संबंध किस तरह के थे। अब हम सबसे पहला लेते हैं इकोनॉमिक रिलेशंस, आर्थिक संबंध किस तरह के थे। सोवियत यूनियन असिस्टेड इंडियाज़ पब्लिक सेक्टर, गेव एड
एंड टेक्नोलॉजी असिस्टेंस फॉर स्टील प्लांट्स इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़। मतलब जो यूएसएसआर था उनकी तरफ से क्या था, आर्थिक सहायता दी गई थी भारत को स्टील इंडस्ट्री के लिए, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए, मशीनरी के लिए, इन सब के लिए ऐसे समय पर इन्होंने हेल्प की थी जब, क्योंकि भारत अभी अभी आज़ाद हुआ था, तो यूएसएसआर की तरफ से भारत को, इंडिया को ऐसी हेल्प मिली थी जब कोई और कंट्रीज़ की हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद पॉलिटिकल मतलब संबंध किस तरह के थे, यूएसएसआर ने इनके पॉलिटिकल इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में भी भारत की सहायता की थी, इंडिया की हेल्प की थी। लाइक कश्मीर इशू था, कश्मीर इशू के साथ, और पाकिस्तान युद्ध था जो 1971 का, उस टाइम पर भी यूएसएसआर ने इंडिया की हेल्प की थी। देन हियर कम्स मिलिट्री सपोर्ट कैसा था, तो सैन्य तो इसमें कैसे उन्होंने हेल्प की थी, हार्डवेयर जो था, हार्डवेयर फ्रॉम सोवियत यूनियन एंड टेक्नोलॉजी, सैन्य जो थी उसके साजो सामान के लिए, और तकनीक जो थी वो भी वहाँ से यूएसएसआर की तरफ से काफ़ी हेल्प हो रही थी, और काफ़ी आर्म्स थे जो काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हथियार थे जो इंडिया वहाँ से सस्ते रेट पर खरीदता था, सस्ते दामों पर यूएसएसआर से लेता था। और कल्चर रिलेशंस किस तरह के थे, इनके बहुत अच्छे कल्चर रिलेशंस थे। हिंदी फिल्म्स और जो थी वो वहाँ पर काफ़ी फेमस थी हिंदी फिल्में, और हमारी भारत की संस्कृति वहाँ पॉपुलर इन सोवियत यूनियन, और जो थी वो हमारा कल्चर जो था वो सोवियत यूनियन में बहुत ज़्यादा फेमस था। और इसके साथ साथ क्या था, हमारे राइटर्स जो आर्टिस्ट थे वो भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा पसंद किए जाते थे। तो इस तरह से बेटा हमने ये सेकंड चैप्टर पढ़ा है, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।